हेलो जीएस हब फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आधुनिक भारत के इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास से बीपीएससी में पूछे गए अब तक के 10 साल के प्रश्न को हम देखेंगे। यह हमारा सीरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन होते हैं उन्हें फिर से रिपीट कर लेता है और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, बिहार एसआई और बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बीपीएससी कुछ क्वेश्चन बिहार एसआई मेंस या बिहार एसआई में भी पूछ लिए जाएंगे और साथ ही बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे, रेंज ऑफिसर वगैरह जो भी, उन सभी के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं हमारे सामने बीपीएससी की जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? और ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में। इसके हमारे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो पहला ऑप्शन होगा डच, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा पुर्तगाली और डी जो होगा अंग्रेज। और 5वां ऑप्शन होता है वह होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी आंसर, पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या होता था कि अंग्रेजों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन इसे हम लास्ट में इसलिए देखेंगे क्योंकि इन दोनों में आयोग के द्वारा कुछ अभी तक क्लियर नहीं बताया गया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। जो हमारे सामने 4th क्वेश्चन है यह हो जाएगा द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? और यह जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, हमारे सामने 5 ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले और सर लियोनी कॉर्टेस। और 5वां ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, सर लियोनी कॉर्टेस। तो इसे हम देखते हैं, सर लियोनी कॉर्टेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता था। और यह भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली की आरंभ की गई थी। ठीक है, और इस प्रांतीय विषयों को 2 भागों में भी बांटा गया था। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4th सर लियोन कॉर्टेस। ठीक है, इसके साथ में हमने इसका डिटेल भी देख लिया। उसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन है वह है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यह जो क्वेश्चन है यह पूछा गया है 2015 में कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका हमारे सामने 5 ऑप्शन है। पहला है वेलेस्ली, दूसरा डलहौजी, सी है कैनिंग, डी मिंटो और 5वां उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह क्वेश्चन हमारा जो इसका आंसर है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, कि 1857, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। उनका जो कार्यकाल था 1856 से 62 ईस्वी तक। तो इनका कार्यकाल भी आप काफ़ी याद कर लेना, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत में कंपनी के द्वारा मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब यह नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, तो इसे भी आप देख लेना, इसे मतलब देखना। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? और यह जो क्वेश्चन है यह 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो मतलब इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला है आरा, दूसरा है पटना, तीसरा है बेतिया और चौथा है वाराणसी। तो इसके और 5वां ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा वह हो जाएगा आरा, क्योंकि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जो कि 26 जुलाई को यह सैनिक जो थे सभी सैनिक आरा पहुंचे और यहाँ पे कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, कुंवर सिंह से रिलेटेड मैंने आप सभी को
1857 से जो 1857 के बिहार का इतिहास है उसे मैंने महेश कुमार वर्णवाल और इम्तियाज़ अली दोनों बुक का रेफरेंस लेके मैंने आपको बताया है, और साथ ही उन सभी उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे भी मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे वो वीडियो को जरूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। और यह जो क्वेश्चन है वह 2018 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। हमारे सामने 5 ऑप्शन है। पहला, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकार के प्रयास। बी है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश। और सी है, भारत भत्ते की रोकथाम। और डी जो है, अधिकारियों की अक्षमता। और 5वां ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो आप नहीं पे काफ़ी फोकस करना। क्या होता है कि इसका आंसर पता होते हुए भी हम इस पे ए बी ऐसे मतलब जो इसका कारण था उस पर हम टिक कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता का कारण। जैसे क्या है कि अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने के कारण नहीं था। इन्हें अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत में लगभग 90 वर्ष में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने ये 90 वर्ष में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी कारण हैं सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे, जैसे ईसाई धर्म फैलाना, जहाज पर यात्रा करना, भत्ते की रोकथाम, ये ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नील विद्रोह से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे यह क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, 2018 में 64th बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका जो है कि नील विद्रोह किस बारे में था, ठीक है। तो हमारे सामने है नील विद्रोह। पहला हो जाएगा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे। रैयत जो थे नील की खेती करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। और तीसरा हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। और डी जो हो जाएगा, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रहा थी, ठीक है। तो यह जो नील की खेती है इसे हमने जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तो उसे वहाँ पे आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो उस प्रथा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रथा हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, और सी महालवाड़ी प्रथा, और डी दहसाल प्रथा। यह जो क्या होता है कि रैयतवाड़ी महालवाड़ी, इसे भी मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ाया था तो वहाँ आपको डिटेल में बताया था। तो यह जो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसे आप स्किप नहीं करना। इसके बारे में आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन क्या होता है अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ये प्रथा क्या थी कि इस रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, ठीक है, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, फराजी कौन थे। तो फराजी कौन थे ये 2015 में पूछा गया है, 56वीं से 59वीं बीपीएससी में। हमारे सामने 5 ऑप्शन है। पहला, हाजी सरयतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, और डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। 5वां ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाजी सरयतुल्लाह के अनुयायी। इसके बारे में हम देखते हैं फराजी लोग आखिर कौन थे। तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और ये जो लोग थे अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और ये सरयतुल्लाह के जो पुत्र थे वह थे दादू मियाँ थे, ठीक है। अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाए, दादू मियाँ ने अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई, और यह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 नंबर। इसे हम देखेंगे कि 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। पहला हो गया अकाल की छाया, दूसरा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर, सी हो जाएगा भूमि
ऊंची भू राजस्व पे, और डी हो जाएगा जबरदस्ती किए गए। यह जो क्वेश्चन है यह 2018 बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था। तो यह जो हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन है 5, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि जैसे ये पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। सरदार, इसके आप नेता का भी नाम याद कर लो क्योंकि ये भी पूछ सकता है। सरदार चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में किया था, और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया था। ये भी पूछ सकता है कि रामोसी ने कहाँ पर, कौन से क्षेत्रों को लूटा और वहाँ पे आक्रमण किया। तो वो हो जाएगा सतारा। ये 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 नंबर, जो है वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो इस और 5वां ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ौदा। जैसे क्या है कि वधेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, इसे आप मतलब वधेरा के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ कि यह जो 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था, और वधेरा विद्रोह को बड़ौदा में हुआ। ठीक है, बड़ौदा में हुआ था, ये याद रखना। इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ौदा में हुआ था। और बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बधेरों की अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, और जिसके परिणाम स्वरूप बधेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया, और 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेज जो प्रदेश पर आक्रमण किया, और यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बधेरा विद्रोह कब समाप्त हुआ। तो 1820 में, और कब शुरू हुआ था तो 1818 में, और किसके खिलाफ, तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 14 जो ऑप्शन क्वेश्चन है वह है किस स्थान पर आदिवासियों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। और यह जो है क्वेश्चन वो 2018 में पूछा गया था। ठीक है, कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, सिंध और काठियावाड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और 5वां उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि छोटा नागपुर को ही हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी, और इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही, और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, तो इसे हमने देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो हो जाएगा पहला विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, दीवान वेलुथम्पी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं कि अब हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगर के राजा, मतलब ये जो भी है ऑप्शन में, ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो हमारे सामने हो जाएगा सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो हम देखते हैं पहला आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, और सी डी कर्जन। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैंने क्वेश्चन स्किप किया है। तो यह जो क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, और ये 2011 में पूछा गया था, जो 53वीं से 55वीं में पूछा गया था, और
चार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय और पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका आंसर क्यों होगा, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर या फिर अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारत का राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता था और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता था। तो प्रथम आधुनिक पुरुष और योगदूत भी कहा जाता था ये राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग और कर्नवालिस कर्जन और पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग, जो कि विलियम बेंटिंग। तो यह जो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया। ये भी पूछ सकता है कि किस नियम द्वारा, तो नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंधित लगा दिया और यह प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, परंतु 1880 ईस्वी में इसे बम्बई, मद्रास में भी लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, और ये 2011 में पूछा गया है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में, जो कि पहला हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्माराम पांडुरंग। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, और ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया 30वीं बीपीएससी में। पहला हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी और पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो हमारा इसका आंसर ई क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी 3 हो जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से अधिक, तो एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया, और यह जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, 60 से 62वीं प्रीलिम्स में पूछा गया था और इसी टाइम में ही 5 ऑप्शन हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारे सामने 5 है, 1874, 1877, 1885, 1892। इसका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी। और क्यों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा मतलब भारतीय सिविल सर्विस उत्तीर्ण की थी और इनकी नियुक्ति सिलहट या बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, और ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में भी आप देखोगे कि इस चीज़ से कितने क्वेश्चन हैं। अभी मैं जो कुछ क्वेश्चन कराऊंगी वो जो 65वीं बीपीएससी में है उसी से कराऊंगी। इसके 2 पार्ट होंगे क्योंकि पार्ट 1 में सभी को करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और माइंड भी हमारा फ्रेश नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे 2 से 3 पार्ट में लाऊंगी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, विलियम एडम, ए.ओ. हुम, रास बिहारी बोस और डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए.ओ. हुम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछ सकते हैं। 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से विद्यालय में किया गया था, तो गोकुल दास
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है 65वीं में। तो इसका 5 ऑप्शन है। पहला लाला लाजपत राय, बी विपिन चंद्रपाल, सी गोपाल कृष्ण, डी गोखले भगत सिंह और 5वां ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में हम कुछ डिटेल से देख लेते हैं कि वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी, मैंने यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ से हो जाएगा भगत सिंह। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है वो हो जाए 23rd नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था। ये 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसके 5 ऑप्शन है, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस और 5वां ऑप्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। और इन्होंने कब कहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमने देख लिया बाल गंगाधर तिलक, तो इसका आंसर। और नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, और यह 2019 में पूछा गया है। पहला श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा रास बिहारी बोस रामचंद्र और चौथा तारकनाथ दास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो थे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, यह भी 2019 में पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, और सी प्रफुल्ल चंद्र चौकी और खुदीराम बोस, और डी सुरसेन और उधम सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखा था। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सी आर दास, एम जी रनाडे, वी डी सावरकर, एम एन बनर्जी और 5वां ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किताब लिखा था। ठीक है, उसके बाद सी आर दास और कब लिखे थे, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्रूर दमन के लिए, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, और तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, और डी चौरी चौरा कांड और 5वां ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और ये क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम जालियांवाला बाग कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को शांतिपुर जनसभा में डायर की रॉलेट, यह क्यों हुआ, तो इसे हम देख लेंगे कि जैसे रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं ने पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इससे वहां की जनता को आक्रोश, जो वहां की जनता थी उनमें आक्रोश काफ़ी बढ़ गया था। और यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब में 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल
और डॉक्टर केचलू को गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखना किन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो सत्यपाल और केचलू को। और इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर में के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। ठीक है, इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण, मतलब यह काफ़ी चल रहा था, तो जिसमें डायर ने इन पर मतलब हमला करवा दिया, नरसंहार करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? यह भी 2019 में पूछा गया है। और हमारे सामने 5 ऑप्शन है, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। और 5वां ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, नेक्स्ट 29 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी? तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, विनोबा भावे और सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोबा भावे। और इसके बारे में हम देख लेंगे कि जैसे कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वह है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इसका 5 ऑप्शन है, पहला हो गया राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। और 5वां ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये याद रखना कि प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। ये भी पूछ देगा कि कब तक रहे, तो 26 जनवरी 1950 तक रहे। और 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे राजगोपालाचारी। वर्ष 1959 में उन विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। यह भी पूछ देगा कि राजगोपालाचारी ने किस पार्टी का गठन किया कांग्रेस को छोड़कर, तो वो हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह यहीं पे द एंड होता है। फिर हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन को रखा था कि जिसे मैं बाद में डिटेल डिस्कस करूँगी, 2 नंबर और 3 नंबर, तो उसे हम देख लेते हैं। पहला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कंपनी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो हमारे सामने जैसे इसके जो ऑप्शन है, पहला 1601, 1632 और 1774 और 1651। तो ऐसे तो इसका आंसर मतलब ऐसे ई दिया हुआ है, बट 1638 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। ठीक है, इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी प्रस्तुत किए थे, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गया। और वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर 1632 माना है। इसका आंसर 1632 माना है, तो इसलिए 1632 और 1638 इसका आंसर कोई ई कोई बी कहता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि फर्स्ट ही मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। और 5वां ऑप्शन, तो हमारा जो इसका आंसर है इसमें क्यों मतलब ऐसा है, आयोग भी इसे नहीं बताया। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं बल्कि मुग़ल शाह
मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी। ठीक है, यह बहादुर शाह के बारे में नहीं, जबकि आप देख लो कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में यह फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली तथा पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रहा था। दिल्ली से पालम गांव, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया है दिल्ली से पालम गांव। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, मतलब इसको हटा दिया था। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था, 3rd नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे हमारा आज का सीरीज कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को मेरा ये सीरीज पसंद आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।